बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आज आरोग्य भव श्रृंखला के तहत हमने शहर के मशहूर डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला जी को बुलाया है। डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला त्वचा, केस और सौंदर्य रोगों के विशेषज्ञ हैं। ख़ास बात यह है कि आप गोरखपुर के ही मूल निवासी हैं और आपने MBBS उत्तराखंड से किया, MD मुंबई से किया और एम्स में आप एक रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में भी आप काम कर चुके हैं। अच्छा है, यंग डॉक्टर्स में आपकी एक अच्छी पहचान है। तो लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हम डॉक्टर साहब का अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब को बुलाने के पीछे मकसद यही है कि आप सबके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि इस समय चूँकि बारिश का सीज़न चल रहा है और त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बालों में भी लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आज डॉक्टर साहब से हम इन्हीं सारी समस्याओं पर बातचीत करते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बताइए। डॉक्टर साहब, आजकल बारिश का सीज़न है और लोग आम तौर पे त्वचा की समस्याओं से परेशान हैं। तो जैसे आम तौर पे एक तो इस समय लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, खुजली की समस्या, तो इस तरह की समस्याओं से इस समय निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जी, तो जैसा आपने सही पूछा कि बारिश के समय में त्वचा से संबंधित बीमारियां आम जनरली बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है और अक्सर कुछ लोग बारिश में भीग जाते हैं या इसकी वजह से जो नमी की जगह है, जो फोल्ड्स हैं जहाँ पे स्किन आपस में टकराती है, वहाँ पे पसीना इकट्ठा होता है, नमी इकट्ठी होती है और वहाँ पे फंगस के इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से खुजली होती है, जिसको आम भाषा में दाद दिनाई की बीमारी कहते हैं, जिसके लिए तमाम लोग मेडिकल स्टोर से जाकर इधर उधर की दवाएं लगाते हैं, जिससे उनको 2-4 दिन का आराम मिलता है, पर उसकी वजह से उनको और सारी समस्याएं हो जाती हैं। बीमारी तो ठीक नहीं होती, तमाम तरह के दुष्प्रभाव भी आ जाते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिसको भी किसी भी तरह की त्वचा की समस्या है, वो एक MD डिग्री या कोई भी स्किन के जो एक्सपर्ट हैं, जो जिनके पास डिग्री है, उनसे परामर्श लेकर अपना उचित इलाज कराएं। और जैसा कि आपने पूछा कि लाल चकत्ते की बीमारी, तो ये एक अर्टिकेरिया इसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और आम जनभाषा में इसको पित्त की बीमारी भी बोला जाता है। ये एक तरीके की एलर्जी की बीमारी है जिसमें आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से वो जगह जगह पे खुजली, और जहाँ पे खुजली होता है वहाँ पे पित्त जैसा उछल करके लाल लाल निशान हो जाते हैं। ये भी एक लंबी बीमारी है और इसके लिए भी आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहकर उनसे कंसल्टेशन करके उनके अनुसार अपना ट्रीटमेंट करना होता है। तमाम तरह की दवाएं अवेलेबल हैं, जिससे जो है इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब तारामंडल में बैठते हैं, देवरिया बाईपास पे, और इस तरह की समस्याओं के आप एक्सपर्ट हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, एक ये जो आम तौर पे कि एक सोरायसिस, जी, ये क्या है, और सफ़ेद दाग? जी, तो सोरायसिस और सफ़ेद दाग ये दोनों बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं और बहुत ही क्रोनिक बीमारी है। सोरियासिस नाम की बीमारी जैसे आपकी हाइपरटेंशन, BP या शुगर, मधुमेह की बीमारी है जो सालों साल चलती है, उसी तरह की एक बीमारी है सोरियासिस, वो भी सालों साल चलती है। इसके लिए भी आपको त्वचा के डॉक्टर को दिखा करके और उनके संपर्क में रहकर उनके निर्देशानुसार दवाओं का सेवन करना होता है, जिससे इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सके। सोरियासिस की बीमारी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, फैमिली में किसी को है कि नहीं, जेनेटिक टेंडेंसी क्या है, और मौसम के अनुसार भी बदलता है। जो ठंड के मौसम होता है उसमें बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं,
और इसमें त्वचा पर पपड़ी जैसा चकत्ता बन जाता है, जिसमें से सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा स्किन निकलने लगता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। ये सर को भी इन्वॉल्व कर सकता है और हाथ पैर के जो कोहनी, घुटना, इन सारी चीज़ों पे आते हैं। इसके लिए आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को, त्वचा रोग विशेषज्ञ को संपर्क करके और उनके निर्देशानुसार अगर आप दवाओं का सेवन करते हैं तो यह बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में रहती है और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात आपने की सफ़ेद दाग की, तो सफ़ेद दाग को हिंदी में चरक कहते हैं और तमाम लोग जिनको ये बीमारी होती है उनके अंदर एक थोड़ा सा डिप्रेशन सा भाव भी रहता है या समाज से थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनको नॉर्मल नज़र से नहीं देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे दुनिया की तमाम बीमारियां हैं उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है। तो अगर किसी को सफ़ेद दाग की कोई बीमारी है तो उसको बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको धैर्य बनाए रखना है और एक अच्छे त्वचा रोग विशेषज्ञ को संपर्क करना है, उनको अपनी बातें बतानी हैं। फिर तमाम तरह की आजकल दवाएं अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सफ़ेद दाग में काम करती हैं और धीरे धीरे उसमें फिर रंग आने लगता है। सफ़ेद दाग के भी कई प्रकार होते हैं और जब आप दवाओं का सेवन करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगता है। कभी कभी बाई चांस अगर किसी सफ़ेद दाग में दवाओं से नहीं भी रंग आ रहा है तो उसके लिए आधुनिक युग में बहुत सारी तरह की सर्जरी अवेलेबल है, जिसमें हम स्किन के ग्राफ्ट को लगाकर वहाँ पे स्किन कलर नॉर्मल कर देते हैं। तो जो महिलाएं, जो लड़कियां इससे पीड़ित रहती हैं या जिनके चेहरे पे सफ़ेद दाग रहता है, वो बहुत इस बात से दुखी रहती हैं कि उनकी शादी में दिक्कत हो सकती है या कुछ और। तो मेरा यही आपके माध्यम से दर्शकों से ये निवेदन रहेगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी, इसको भी एक सामान्य बीमारी की तरह लीजिए। और अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या ये शुरू हो रही है किसी को भी, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो MD, DNB या फिर DVD डिग्री होल्डर है, उनको दिखाइए और उनके अनुसार अपना त्वचा का इलाज करवाइए। सफ़ेद दाग की वजह क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, सफ़ेद दाग की बीमारी एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। हमारी इम्यून सिस्टम में रंग पैदा करने के लिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जो रंग पैदा करने वाले सेल हैं वो नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर जहाँ पे वो नष्ट होते हैं वहाँ पे वो कलर स्किन का नॉर्मल नहीं आ पाता है और वो एकदम सफ़ेद रह जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हैं, फैमिलियल फैक्टर भी होता है, पारिवारिक आनुवंशिक जो फैक्टर होते हैं वो भी होते हैं, कई बार कुछ न्यूरोटॉक्सिन होते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो ऐसे तमाम सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो आपने बताया कि यहाँ इसके ड्राफ्टिंग की भी जो, जी, तो गोरखपुर में भी ये सुविधा है? जी, गोरखपुर में ये सुविधा है और मैं इसके लिए तमाम तरह की सर्जरी जो होती है वो करता हूँ। मिनी पंच ग्राफ्टिंग, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, स्किन थिकनेस स्प्लिट ग्राफ्टिंग, इस तरीके से, और एक नॉन एपिडर्मल सेल सस्पेंशन। तो ऐसी तमाम तरह की आधुनिक विधियाँ हैं जिसमें हम किसी दूसरे जगह की त्वचा से जो रंग पैदा करने वाले सेल हैं उसको निकाल के और जहाँ पे सफ़ेद दाग है वहाँ पे लगाया जाता है, या फिर हम स्किन को अलग से छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल करके वहाँ पे लगाते हैं और फिर दवा चलाते हैं। तो इन तमाम तरीक़ों से करने से धीरे धीरे उसमें रंग आने लगता है और समयानुसार वो पूरा सफ़ेद दाग जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एक बात आपने और बहुत महत्वपूर्ण बताई कि आमतौर पे लोग दाँत, खाज, खुजली जो भी समस्याएं होती हैं तो मेडिकल स्टोर पे जाके जी, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है, क्योंकि लोग मार्केट में तमाम ऐसी दवाएं मौजूद हैं जैसे पेंडम, बेटनोवेट, रिंगार्ड, जालिम लोशन। तो लोग पैसा बचाने के चक्कर में किसी
जो क्वैक होते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कुछ और किए हैं और प्रैक्टिस स्किन की कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान नहीं होता है, और या फिर मेडिकल स्टोर से जा कर के वो इस तरीके की दवाएं लेते हैं और उसको लगाते हैं। उसको लगाने की वजह से कुछ दिनों के लिए उनको आराम मिलता है, पर वो इतनी जहरीली क्रीम होती हैं कि उससे उनको तमाम तरह के दुष्प्रभाव हो जाते हैं त्वचा पर। अगर कोई महिला लगा रही है अपने चेहरे पे तो दाढ़ी मूंछ जैसे बाल भी आ सकते हैं, त्वचा पतली हो जाती है, खून की नलियां भी ऊपर आ जाती हैं, तो और उनको फिर धूप में जाने पे चेहरा लाल होगा, खुजली होगा, दाने होंगे। तो ऐसे तमाम तरह के दुष्प्रभाव होते हैं जिनसे नॉर्मल जनता जो है जागरूक नहीं है और वो प्रयोग करती है, और इसकी वजह से फिर उनको नुकसान होता है, और फिर वो हमारे पास आते हैं तो हमें फिर उसको भी ठीक करने के लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो आजकल एडवर्टीजमेंट का दौर है जी, टीवी पर और अखबारों में रोज आता है कि आप अपने को गोरा बनाने के लिए जी ये क्रीम लगाइए, जी, तो इसके भी डॉक्टर साहब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी तमाम क्रीमों में स्टेरॉयड नाम का जहरीला एक तत्व होता है, तो उसको लगाने से आपकी त्वचा पतली होती है, आपको लगेगा कि आप गोरे हो रहे हैं, और आपको कुछ दिन के लिए लगेगा अच्छा कि रंग आपका साफ हो रहा है, पर उसकी वजह से जैसा मैंने अभी बताया कि दाढ़ी मूंछ भी आ सकता है, दाने आ सकते हैं, और तमाम तरह के दुष्प्रभाव आ सकते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि कृपया इन सब चक्कर में न पड़ें। आपको अगर त्वचा की कोई भी समस्या है तो आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही संपर्क करें और उनके निर्देशानुसार ही अपना इलाज कराएं। जी 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 जी। एक डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स में आजकल मुहासा की बहुत समस्या होती है। जी, तो मुहासा जो है ये मेनली चेहरे पे आता है या कभी कभी पीठ और चेस्ट के दाग पड़ जाते हैं। जी, कुछ लोग इसमें फिटकरी लगाते हैं, जी जी कुछ जी और करते हैं। जी जी। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल गलत है कि फिटकरी लगाएं, या कोई नीम लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कुछ लोग कोलगेट टूथपेस्ट भी लगाने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, और इसको करने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कील मुहासे की जो बीमारी है वो ज़्यादातर यंग एज ग्रुप में होती है, जैसे कि 15-16 की एज ग्रुप से स्टार्ट होकर के 40-45 एज ग्रुप जो होती है, इस बीच में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि इसमें सिबेशियस ग्लैंड होता है स्किन के नीचे, वो ओवर एक्टिव रहता है, इसलिए सीबम सिक्रीट होता है, ऑयल सिक्रीट होता है, और उस वजह से ये बीमारी होती है। पर इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुहासे आ रहे हैं और दाने चेहरे पे आ रहे हैं या कहीं भी आ रहे हैं, तो आप एक नज़दीकी त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाइए जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, और उनके निर्देशानुसार अपना इलाज करवाइए। तो 2 से 3 महीने में ये काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाता है, और काफ़ी अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं जो सेफ़ भी हैं, और जिससे ट्रीटमेंट करने पे ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप सौंदर्य संबंधी मामले को भी देखते हैं। जी, तो चेहरे पर साबुन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी, चेहरे पे सॉफ्ट साबुन आप यूज़ कर सकते हैं, पर बेटर ये होगा कि आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। सोप जो है बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन फेस के लिए आप अगर फेस वॉश यूज़ करते हैं एक अच्छी क्वालिटी का, तो वो बेहतर होगा। तो साबुन जैसे साबुन भी तो बहुत तरह के आ रहे हैं। जी, साबुन भी बहुत तरह के आते हैं। साबुन एक सोप जो होता है वो हार्श भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। कई सारे सोप ऐसे होते हैं जिसमें तमाम तरह के केमिकल होते हैं जो स्किन को उतना कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्लस अगर आप किसी स्किन की बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कई लोगों को एलर्जी की बीमारी होती है, तो उसमें अगर कोई ऐसा केमिकल है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए सिंडेट बार का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जो स्किन के पीएच से बैलेंस करता है। तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत है, आपको एलर्जी है या त्वचा की कोई भी दिक्कत है, तो आप त्वचा के स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनके दिशा निर्देशानुसार ही सोप या फेस वॉश का प्रयोग करें। जी। एक समस्या और है कि जैसे ये तो एड़ियों में जैसे बीवाई फट जाती, जी, ये जाड़ों में बहुत होता है। जी, तो इसका रीज़न क्या है? कैसे इसको हम
एड़ियों को अपने हम ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, एड़ियों को फटने के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था सोरियासिस के बीमारी के बारे में। जी। तो सोरियासिस का ही एक प्रकार है जिसमें हाथ और पैर में चकत्ते आते हैं और उसमें चीरे लग जाते हैं और एड़ियाँ फटने लगती हैं। उसके अलावा भी एक्जिमा और तमाम तरह की फिशरिंग डिजीज़ होती है जिसमें एड़ियों पे फटने के निशान हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है या फिर आप ज़्यादा देर तक पानी के कांटेक्ट में हैं तो भी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप किसी त्वचा के डॉक्टर को दिखाइए और उसके लिए तमाम तरह की क्रीम्स आती हैं जो उनके दिशा निर्देशानुसार आप लगाइए और उससे धीरे धीरे आपकी त्वचा मुलायम रहेगी और फटने के चांसेस भी कम रहेंगे। जी 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 जी। एक बालों के बारे में भी थोड़ी सी आपसे जी, कि बालों में आजकल जैसे गर्मी है तो कई हमारे व्यूअर्स ने ये कहा कि जैसे बाल गर्मी में बहुत झड़ते हैं, डैंड्रफ हो जाता है जी, और जुएं की भी समस्या होती है। जी, जी, जी। बालों के झड़ने की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और मुझे लगता है कि अगर हर दूसरा आदमी कहीं न कहीं बालों के गिरने की वजह से त्रस्त है। क्योंकि आजकल के वातावरण में इतने सारे पॉल्यूटेंट हैं, इतना केमिकल है, जो भी हम खा रहे हैं या जो भी हम पी रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हर चीज़ में मिलावट है और केमिकल है। तो इसलिए बालों के सफ़ेद होने की और बालों के गिरने की टेंडेंसी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप इस तरीके की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको किसी त्वचा के स्पेशलिस्ट से जो एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको संपर्क करना चाहिए और अपना बालों का इलाज करना चाहिए। बालों के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों का आप इलाज शुरू भी करेंगे तो आपको पहले महीने दूसरे महीने में उतना खास फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन जब आप लगातार दवा करते रहेंगे डॉक्टर के अनुसार तो तीसरे महीने से आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। इसके लिए खाने की भी दवाएं हैं, लगाने की भी दवाएं हैं। दूसरा जो बात आपने छेड़ा कि डैंड्रफ बहुत कॉमन है, तो जी हाँ, उसमें सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जैसा बन जाता है। उसके लिए भी आपको जो है किस लेवल का है, अगर माइल्ड है या बहुत सीवियर है और कुछ जूं है या जो भी समस्या है, अगर आपको कोई भी समस्या है बालों से संबंधित भी, तो भी आपको डॉक्टर को संपर्क करके उनको दिखा करके, ताकि वो आपकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस बता सकें कि आपका बाल गिर रहा है तो किस तरीके से गिर रहा है। क्योंकि बाल गिरने के भी कई प्रकार होते हैं। किसी किसी को एक पैटर्न फॉर्म में, जैसे पुरुषों का होता है कि उनको एलोपेशिया होता है, किसी को छोटे छोटे पैच बन जाते हैं। तो तमाम तरह के कारण हैं जो बिना जांच के, बिना देखे हुए पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यदि आप बाल गिरने से या बालों की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके देखेंगे, जांच करेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर बीमारी की तह तक जाएंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और उसके अनुसार आपका इलाज करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या कुछ और भी जो दूसरी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी त्वचा पर असर पड़ता है और बाल वगैरह झड़ने लगते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। एक कहावत है कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ इंटरनल बॉडी। तो आपकी बॉडी में कुछ भी अगर हो रहा है तो त्वचा उसका एक दर्पण का काम करती है। अगर आप अंदर किसी भी चीज़ से ग्रसित हैं तो उसके कोई ना कोई साइन आपकी स्किन पे आएंगे। तो अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या आप ओल्ड एज हो रहा है तो उसके निशान आपकी स्किन पे दिखेंगे। तो आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो उसकी वजह से स्किन में हमारे चकत्ते आते हैं, दाने आते हैं। एक परफोरेटिंग डिसऑर्डर होता है जो लीवर की, किडनी की या फिर मधुमेह की बीमारी जिनको रहती है उनको पैर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो बहुत खुजली करते हैं। और इसी के साथ बाल गिरने की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जिसको थायराइड की बीमारी होती है उसको बाल काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं, या कोई और भी इंटरनल डिजीज़ है। अगर आपको कोई टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, या अभी 2-3 साल पहले कोरोना काफ़ी कॉमन था, तो जिनको भी ये बीमारियां होती हैं उनको 1-2 महीने या 3 महीने के बाद अचानक से बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो त्वचा और बाल, ये दोनों अंदर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं साइन देते हैं। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि रोएं भी झड़ जाते हैं लोगों के।
रोएं कुछ कुछ बीमारी में झड़ते हैं। अगर आपको जैसे कुछ कैंसर में भी एलोपेशिया होता है, और कभी कभी कैंसर का जो ट्रीटमेंट चलता है उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं या रोएं झड़ते हैं, ये होता है। और दाढ़ी मूंछ में भी कहीं कहीं पे एक पैच जैसा बन जाता है, जिसको एक मेडिकल लैंग्वेज में एलोपेशिया एरियाटा नाम की बीमारी बोलते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की बीमारियां हैं जो इंटरनली भी एसोसिएटेड हैं थायराइड से या अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ से। तो बिल्कुल त्वचा का और बालों का संबंध बहुत गहरा है, और ये बिल्कुल आपको बताता है कि आपके अंदर की बॉडी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम लोगों को आम तौर पे कॉमन आदमी को, मैन को, जैसे त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां हों प्रचुर मात्रा में, फल का सेवन करें और दाल का सेवन करें, प्रोटीन रिच जो भी खाना होता है उसका सेवन करें। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी जब अच्छी रहेगी तो वो आपकी स्किन पे भी दिखेगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है या किसी चीज़ से आप ग्रसित हैं तो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाइए और उनके अनुसार दवाओं का सेवन कीजिए, जिससे कि जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपकी त्वचा भी अच्छी दिखे और बाल भी अच्छे रहें। ये कौन कौन सी ऐसी त्वचा की बीमारियां हैं जो संक्रामक हैं? जो भी इन्फेक्टेड डिजीज़ होती हैं वो संक्रामक होती हैं। संक्रामक जैसे कुछ एक स्केबीज नाम की एक बीमारी है जो एक छोटे कीड़े से होती है, तो वो अगर किसी को है और उसके कांटेक्ट में कोई है तो फैलने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया पहले, फंगस इन्फेक्शन, ये भी। स्केबीज के क्या लक्षण हैं इसके? स्केबीज में आपको जो है खुजली होगी, जो है जेनाइटल एरिया में खुजली होंगी, छोटे दाने आएंगे, ठीक है, और आपकी बॉडी पे छोटे छोटे दाने आएंगे और आपको खुजली होगी, और प्लस ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती है। फंगस का इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया कि वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। तो परिवार में अगर कोई सेम तौलिया प्रयोग कर रहा है या कपड़ों को सेम कोई और पहन रहा है या किसी के कांटेक्ट में आने पे दांत दिनाई की बीमारी भी एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है। बालों में जो जू हैं वो भी अगर कोई आस पास में रह रहा है, संपर्क में रह रहा है, तो एक सर से दूसरे सर में जाता है। तो ये जो भी इन्फेक्टेड डिजीज़ हैं वो सब को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का में जाने का खतरा रहता है, फैलने का खतरा रहता है। इसमें प्रिकॉशन चाहिए कि अलग अलग तौलिया? बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को दांत दिनाई की बीमारी, स्केबीज की बीमारी, ये कोई भी है, तो उनको थोड़ा अपने कपड़े, तौलिया, ये हर चीज़ अलग करना चाहिए और बराबर जो है अच्छी तरीके से उसको धुलना चाहिए ताकि कपड़ों में भी इन्फेक्शन ना रहे। जी जी। एक ये डॉक्टर साहब बीमारी कोई एलोपेशिया एरिटा, जी, क्या है और इसका कारण, लक्षण और इलाज क्या है? जी, जैसे कि आपने बताया एलोपेशिया एरियाटा, इसका नाम ही है। एलोपेशिया मतलब वहाँ पे बाल चले जाते हैं और एरियाटा मतलब एक छोटा सा एरिया जहाँ से बाल चले जाते हैं। और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है आज की डेट में, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बालों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये इसकी वजह से आपके सर में बालों के बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे या बड़े बड़े पैच बन जाते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से बाल गायब हो जाता है। न सिर्फ सर बल्कि ये मूंछ और दाढ़ी के बालों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और कभी कभी जब ये बहुत सीवियर रहता है तो पूरे सारे बाल भी गायब हो सकते हैं, जिसको हम लोग एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस या एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं। तो इसके लिए भी तमाम तरह की दवाएं अवेलेबल हैं और बस आपको एक अच्छे डॉक्टर को संपर्क करना है जो स्किन में एक्सपर्ट हैं, जिनके पास डिग्री है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रैक्टिस करते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से जनता भ्रमित होती है। उनके पास वो जाती है ये सोच के कि वो त्वचा के विशेषज्ञ हैं, वो बल्कि BDS, BAMS, BHMS या आयुर्वेद, होम्योपैथ और डेंटिस्ट्री की पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस स्किन की कर रहे हैं।
बस चंद पैसों के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट का भी नुकसान होता है और फिर वो अपना नुकसान करा के बाद में जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है तब तक उसकी बीमारी भी बढ़ चुकी होती है और दवाओं का भी सेवन वो कर चुका होता है जो कि सही नहीं होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी सलाह है कि यदि आप त्वचा की, बालों की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो कृपया अपने डॉक्टर की डिग्री देखिए, पढ़िए कि वो स्किन के एक्सपर्ट हैं कि नहीं। तो अगर उनके पास MBBS, MD और DNB या DBD जैसी डिग्री है तो आप उनके पास ज़रूर जाइए, उनको दिखाइए और वो आपका समुचित निदान करेंगे। ये जो आपके पास तो केसेज काफ़ी आते होंगे जी, इस समय किस तरह के ज़्यादा केसेज आते हैं? देखिए मेरे पास तो तमाम तरह के केसेस आते हैं। स्किन की जटिल से जटिल बीमारियां होती हैं जो हमारे पास आते हैं। लेकिन सबसे कॉमन अगर आप कहेंगे तो सबसे कॉमन तो नो डाउट हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। कील मुहासे जिसको एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं वो प्रॉब्लम है, और फिर सोरियासिस, विटलाइगो जो सफ़ेद दाग की बीमारी है, ये सब ज़्यादा कॉमनली आते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट फंगस इन्फेक्शन के भी रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रहते हैं जिनको इन्फेक्टेड डिजीज़ रहती है। और आज के दौर में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, इसलिए अगर उनको छोटा कोई दाग भी होता है या फिर अपने सौंदर्य को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जैसे कि मैं एक कॉस्मेटिक सर्जन भी हूँ, तो मैं हेयर के ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करता हूँ। तो कोई अगर गंजे हो गए हैं तो उनके हेयर ट्रांसप्लांट करके बालों को सही करना, किसी के चेहरे पे कोई निशान है तो उसको वापस कॉस्मेटिकली सर्जरी करके उसको हटाना, ठीक है। किसी के कान फट गए हैं या जो ईयर लोब का छेद होता है वो बड़ा हो गया है, उसको सही तरीके से सिलना। तो ऐसे तमाम तरह की सर्जरी है जो हम लोग करते हैं और जिसके लिए आजकल लोग बड़ी मात्रा में आते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आपके, अब थोड़ा सा, क्योंकि आप एक यंग हैं जी जी और आपने अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाया है, जी 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 तो हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारे यंगस्टर्स भी सुनते हैं, जी जी देखते हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कोई डॉक्टर था क्या? नहीं नहीं, मेरे परिवार में मैं अपने पूरे परिवार में पहला डॉक्टर हूँ। न सिर्फ परिवार बल्कि मुझे लगता है मैं अपने रिश्तेदारों में भी अपनी पीढ़ी में सबसे पहला डॉक्टर बना था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैं अपने परिवार में इकलौता और पहला डॉक्टर हूँ। अब मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, लेकिन अपने परिवार में मैं पहला ही बना। आपने पढ़ते समय ये सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है? जी, मैं जब छोटा था तब से ही मेरी माँ की इच्छा थी। मेरी माँ ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हैं, तो वो अक्सर डॉक्टर के पास जाती थी दिखाने के लिए। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका भी एक बेटा डॉक्टर बने, और फिर मेरा मन भी इस तरफ झुकता गया और उनकी इच्छा और अपने मन में की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर मैंने मेहनत किया और डॉक्टर बना। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? डॉक्टर बनने के लिए तो आपको पढ़ाई बहुत करना होता है और कई बार आप घंटे देखते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको जितना टाइम मिले, जब भी मिले, जब आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको उस पैशन के साथ पढ़ना रहता है कि हाँ मुझे एक रैंक चाहिए, मुझे निकालना है। तो आपको जब भी जितना भी टाइम मिले उसके अनुसार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं हो सकता है कि आप डेली 5 घंटे पढ़िए तो आपका सिलेक्शन होगा, या डेली 2 घंटे पढ़िए। सबका एक अलग तरीका होता है, सबका एक अलग काम करने का तरीका होता है। तो आप एक शेड्यूल बनाइए अपने हिसाब से, जिसमें आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी मिले, आप आराम भी कीजिए, आप अपनी तमाम तरह की जो भी आपके शौक़ हैं उसके लिए भी टाइम दीजिए। लेकिन हाँ, अगर डेली कम से कम अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 5-6 घंटे तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा तो आप जितना कर सकते हैं। फादर क्या करते थे आपके? जी, मेरे फादर यूपी गवर्नमेंट में डिप्टी डायरेक्टर थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जी 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 जी। आप जब डॉक्टर बन गए पास आउट होने के बाद, तो जी, अभी जी। तक तो आपके पास बहुत सारे केसेज आते होंगे। जी। कोई एक ऐसा केस जिसको आपने ठीक किया होगा आपके दिमाग में, कि जैसे बड़ी खुशी मिलती होगी कि मैंने ये किया? जी। कोई ऐसा मामला? बिल्कुल, बिल्कुल। डेली हम लोग जब पेशेंट देखते हैं
तो ऐसा कुछ केसेस ज़रूर आता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको तुरंत डायग्नोसिस बनाना भी डिफ़िकल्ट होता है, या फिर वो ऑलरेडी कई सारे डॉक्टरों को दिखा चुका होता है या काफ़ी समय से ग्रसित होता है और उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा होता है। तो आपको सबसे पहले एज अ डॉक्टर बहुत ही एम्पैथी रखनी चाहिए पेशेंट के प्रति, उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। आप उसकी बात को सुनिए, समझिए, अपने पेशेंट को आप रिस्पेक्ट दीजिए और उसके बाद उसके अनुसार आप सारे पॉइंट नोट करके बीमारी की तह तक जाइए कि क्यों ये बीमारी हो रही है, किस कारण से हो रही है। और जब आप उस बीमारी के असली कारण को पता लगा लेते हैं, फिर उसके अनुसार आप उसका इलाज करते हैं, पेशेंट को फ़ायदा होता है, तो पेशेंट आपको ज़रूर बहुत आशीर्वाद देता है। और मुझे लगता है कि डेली मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जो काफ़ी समय से ग्रसित होता है या कई सारे डॉक्टरों को दिखा चुका होता है और उसको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है, और फिर मैं इलाज करता हूँ और वो ठीक होता है, खुश होता है, मुझे आशीर्वाद देता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक ये आजकल आयुर्वेद का भी काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। जी जी जी। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि आंवला जो है स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी जी जी। तो जो लोग आंवले का चूर्ण वगैरह लेते हैं जी, तो वो उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आयुर्वेद का अपना एक महत्व है। मैं तो एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेद को नहीं मानता हूँ। आप योगा करिए, अच्छा डाइट लीजिए, और जैसे आपने बताया आंवले का, जी, आंवले का यूज अगर कोई करता है तो उसको बालों के लिए हेल्प पहुँचेगा। आंवले में विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से स्किन भी उनकी ग्लो करेगी और स्किन भी हेल्दी होगी और बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो ऐसे तमाम सारे तत्व हैं जो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, और त्वचा और बालों के लिए तो आपको करना चाहिए ये सारी चीज़ें। आंवले का सेवन या रीठा, सिकाकाई, इन सब का पाउडर बालों में लगाने के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर डॉक्टर बनने की तमन्ना है, जी जी जी, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? यदि आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले तो आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा। आपको मन में ये सोचना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे पढ़ाई करना है, सोशल मीडिया पे टाइम कम से कम देना है, बाकी बाहर की दुनिया से आपको थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा। आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। हर दिन सोते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ, मुझे कंपटीशन क्रैक करना है। उसका एक प्लानिंग रहना चाहिए पूरे सब्जेक्ट का कि कब कैसे मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, कितने दिन में ख़त्म करना है, कितनी बार रिवाइज़ करना है। उस हिसाब से आप एक अपनी प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए मेहनत करने से। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा। आप कितने भी तेज़ हों पढ़ने में, बिना मेहनत के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। और डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है वो शॉर्टकट अपनाती है, तो शॉर्टकट से तो चीज़ें नहीं हासिल होती। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेडिकल की दुनिया में तो शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि एक पेशेंट के साथ बैठे हुए हैं, आप शॉर्टकट अपना करके एक कदम चल सकते हैं, 2 कदम चल सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंट को ठीक करना रहेगा, तो आपका कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। अगर आपने पिछले 10-12 साल 15 साल मेहनत नहीं किया है, आपको ज्ञान नहीं है, आप पेशेंट की बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर आप का कुछ फ़ायदा नहीं है। पेशेंट ठीक नहीं होगा तो आपका शॉर्टकट सब वेस्ट हो जाएगा, और शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना ही है, दिन रात मेहनत करना है, जी जान से मेहनत करना है, और जिस भी फील्ड के आप डॉक्टर हैं उस फील्ड का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए। तभी आप बीमारी पकड़ सकते हैं, क्योंकि बीमारियां तो तमाम तरह की होती हैं, और एक पेशेंट को देखना, फिर उसकी बीमारी को समझना, पकड़ना, सही डायग्नोसिस बनाना और सही इलाज करना, ये होने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। तो अगर आप पिछले 10-12 साल से एक अच्छे लेवल की मेहनत नहीं किए हैं, जिसमें 6-7 घंटे की पढ़ाई इंक्लूडेड है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं।
तो मेरा सभी यंगस्टर से और सभी तमाम छात्रों से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो शॉर्टकट जैसा शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी त्वचा रोगों के बारे में, बाल के बारे में। तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं और श्रोता हैं उनके लिए आज की बातचीत बहुत लाभकारी होगी। और हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर आपने जो समय दिया हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए, उसके हम आप लिए आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा। जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, आपने मुझे ये मंच दिया ताकि मैं अपनी बातें आपके दर्शकों तक पहुँचा पाऊँ। और आपके माध्यम से मैं लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने वाले दर्शक या सुनने वाले दर्शक अगर त्वचा के बालों की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो वो मेरी क्लिनिक पे आकर मुझसे परामर्श ले सकते हैं और अपने रोग का निदान कर सकते हैं। मैं आपके अपने शहर गोरखपुर में डर्माजेनिक्स क्लिनिक में तारामंडल एरिया में सेवाएं दे रहा हूं। और अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप आकर के इस सुविधा का लाभ उठाएं। और आपका मैं विशेष हृदय से आभार देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मंच दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।